मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके तीसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। मध्य लोक की चर्चा हम कर रहे हैं और उसमें भी जम्बू द्वीप की हम बात कर रहे हैं। जम्बू द्वीप जो 7 क्षेत्रों में विभक्त हुए हैं और उन क्षेत्रों में 14 नदियां बहती है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। आज अब भरत क्षेत्र के बारे में आगामी कुछ सूत्र दिए हुए हैं, इनके माध्यम से हम भरत क्षेत्र का विस्तार आदि जानेंगे, जो कि हम पूर्व में भी जान चुके हैं, और इन सूत्रों के माध्यम से हम पुनः उसका एक बार अवलोकन करेंगे और कुछ विशेष बात जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगामी सूत्र की तरफ। सभी सूत्र जो आगामी हैं, सूत्र क्रमांक 24 निकाल दें। सूत्र क्रमांक 24 हमारे सामने है। भरत क्षेत्र की चर्चा है। यहाँ भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है वो इस सूत्र के अंदर बताया गया है। आइए हम सूत्र पाठ करते हैं। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य। पुनः सूत्र पाठ करता हूं मैं। भरतः योजन विस्तारः षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। भरतः षट डैश विंशति डैश पंच डैश योजन डैश शत डैश विस्तारः षट डैश च प्लस एकोनविंशति डैश भागाः योजनस्य। भरतः, भरत मतलब भरत का, क्योंकि पूर्व सूत्र में नाम देके आ गए हैं भरत क्षेत्र, इसलिए भरत का षट विंशति मतलब 26 और पंच मतलब 5, लेकिन 500 तो ये पूरी संख्या बन गई 526 योजन। 526 योजन विस्तार है। तो क्या 526 योजन ही है कि नहीं, कुछ ऊपर भी है? तो कितना ऊपर देखिए, षट च एकोनविंशति भागा। ठीक है, 526 सहित 6 सही 19 है ना, इतना योजन का, ये योजन का इन्होंने विभाग कर दिया। ठीक है ना, तो एक जो योजन है, उस एक योजन में से 526 सही 6/19 योजन इस भरत क्षेत्र का विस्तार है। देखिए सूत्र 530 सही 6/19 योजन है। ठीक है ना, तो हम ये जान चुके हैं कि किस प्रकार से ये 526 सही 6/19, जब विस्तार की बात आ रही है तो हमें इसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार, जो सबसे मध्य का है, जिसको हमने बाण भी कहा था, वो जानना है इसके अंदर। क्योंकि धनुष के आकार की रचना बनेगी, जब रचना बनेगी भरत क्षेत्र की, तो क्योंकि जब धनुष के आकार की रचना है तो जैसे जैसे हम किनारों की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका विस्तार कम होता जाएगा। तो फिर ये 526 से 19 कहाँ का विस्तार है, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो ये बिल्कुल मध्य का विस्तार है ना। इस प्रकार से धनुष की प्रत्यंचा पर जब बाण चढ़ाया जाता है तो मध्य में है ना, वो उसकी दूरी जो होती है उसकी धनुष के चाप से,
वो वहां सर्वाधिक होती है। तो ऐसे ही मध्य में, बिल्कुल मध्य में जो इसका व्यास है ना, जो बाण है वो इसका 526 से 6/19 योजन, 506/19 से हम पूरे जम्बू द्वीप का जो व्यास है वो निकाल सकते हैं, जो कि हमको ज्ञात ही है वैसे भी, ठीक है ना, जो कि 1,00,000 योजन हमको ज्ञात है। और हमको ये भी ज्ञात हो गया इस सूत्र के माध्यम से कि 526 से 6/19 योजन इस भरत क्षेत्र का विस्तार है, इसका व्यास है। तो ये भरत क्षेत्र कितने भाग में जम्बू द्वीप के स्थित है, ये हम निकाल सकते हैं। कि कैसे निकालेंगे कि वही है ना, 1,00,000 के अंदर जब इसका हम भाग देंगे तो वो जितना योजन निकलेगा वो कितना भाग होगा कि वो उसका 190वां भाग होगा, है ना। वो सूत्र भी आएगा आगे, एक दूसरा तरीका और बताया भरत क्षेत्र का विस्तार निकालने, ठीक है ना। तो ये हमने इसका विष्कंभ जो है वो इस सूत्र के माध्यम से जानना है, ठीक है। 190वां हिस्सा ये उसका हो जाता है, व्यास का हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसके बीच का विस्तार हमने जान लिया, कितना विस्तार है भरत क्षेत्र के बीच का विस्तार 526 से 6/19 योजन मध्य का, जो कि क्रमशः किनारों इसके जो जीवा है ना, यानी कि जीवा मतलब पर्वत जो बना हुआ है, हिमवन पर्वत। तो वो जो जीवा है उस जीवा का मध्य, क्योंकि वो जीवा जो है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपन जब जाएंगे उस पर्वत के ऊपर शुरुआत करके, भरत क्षेत्र के निकट जो पर्वत है कि पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है, और ऊपर जाते जाते है ना 1052 योजन के बाद जब उसका दूसरा सिरा आएगा, उसके बाद हेमवत क्षेत्र शुरू होगा, तो वहां पर जो उसके जीवा की चौड़ाई है पूरब से पश्चिम तक, उसमें अंतर हो जाएगा ना। तो उसका एक मध्य या फिर उसका जो अंतिम है उसका वो क्या है, वो कितनी जीवा निकाली अंतिम तक, वो है पूरब से पश्चिम तक की लंबाई जान रहे हैं, ठीक है ना। वो जो जीवा है इसकी वो बन जाएगी इसकी 14,471 सही 5/19 योजन, ठीक है। ये इसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई हो जाएगी, जिसके ऊपर ही है ना ये पद्म हरद वगैरह सब बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये भरत क्षेत्र का कुछ विस्तार हमने जाना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है सूत्र, देखिए सूत्र नंबर 25 देखिए। ये तो भरत क्षेत्र हो गया। अब आगे क्या होगा, तो आगे देखिए सूत्र, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। तत् डैश द्विगुण डैश द्विगुण डैश विस्ताराः वर्षधर डैश वर्षाः विदेह डैश अंताः। क्या मतलब है इसका, तद मतलब वह मतलब जिस भरत क्षेत्र की बात कर रखे हैं उससे द्विगुण द्विगुण दुगुने दुगुने विस्तार वाले क्या है कि आगे के जो वर्षधर और वर्षधर मतलब पर्वत और वर्ष मतलब क्षेत्र, आगे आगे के जो क्षेत्र पर्वत और क्षेत्र हैं है ना, वे क्रमशः दुगुने दुगुने विस्तार वाले। तो कहां तक भरत क्षेत्र से दुगुना पर्वत, उस हिमवान पर्वत से फिर हेमवत क्षेत्र दुगुना, फिर महाहिमवत पर्वत, ऐसे करके जो अंतिम अपना ऐरावत क्षेत्र है, अगर वहां तक दुगुना दुगुना करेंगे तो जो चित्र हमने देखा है उस चित्र के आधार से तो फिर वो बात सेट नहीं होगी। तो इसमें आगे पद दिया विदेहांता, कि विदेश क्षेत्र तक, विदेश क्षेत्र के अंत तक दुगुना दुगुना करते जाना है आपको, है ना। तो कैसे दुगुना दुगुना होता जाएगा, है ना। देखिए नीचे ये चार्ट देख लीजिए, भरत क्षेत्र से दुगुना हिमवन पर्वत से दुगुना हेमवत क्षेत्र से दुगुना महाहिमवन पर्वत से दुगुना हरि क्षेत्र, है ना, और हरि क्षेत्र से दुगुना निषद पर्वत, और निषद पर्वत से दुगुना विदेश क्षेत्र विदेहांता। इस विदेश क्षेत्र तक फिर से अपन आधे आधे आते जाएंगे। तो नील पर्वत का विदेश क्षेत्र से आधा हो जाएगा विस्तार, रम्यक क्षेत्र का उसके आधा, रुक्मी का रम्यक से आधा, हिरण्यवत का रुक्मी से आधा, है ना, शिखरी का हिरण्यवत से आधा, और ऐरावत का शिखरी से आधा, जो कि विदेह के बाद क्रमशः ये ऊपर जो हमने पढ़ा है उसके साथ में मेल खाते जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए सूत्र दे दिया विदेहांता मतलब विदेश क्षेत्र तक डबल डबल वर्षधर और वर्ष पर्वतों और क्षेत्रों का विस्तार। तो उसके बाद क्या होगा, फिर हमने तो अंतिम जो है वो भरत क्षेत्र से शुरू करके ऐरावत क्षेत्र तक पढ़ा, वहां क्या होगा, तो उसका सूत्र दे दिया आगे देखिए।
उत्तरा दक्षिण तुल्याः। सूत्रपाठ उत्तरा दक्षिण तुल्याः। सूत्र विच्छेद ऐसे होगा कि उत्तराः दक्षिण डैश तुल्याः। सूत्रार्थ इसका है, देखिए उत्तरा मतलब उत्तर के जो क्षेत्र हैं, अपन ये दक्षिण की, क्योंकि भरत क्षेत्र दक्षिण में है ना, दक्षिण की बात की अपन ने अभी तक, है ना, विदेह विदेह क्षेत्र तक। उत्तर की जो स्थिति है, तो उत्तर के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार दक्षिण के तुल्य ही, दक्षिण के समान ही है। देखिए सूत्रार्थ क्या है कि उत्तर के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वतों के समान ही जानना चाहिए। तो विदेह क्षेत्र के उत्तर में है वो उत्तर के क्षेत्र, विदेह क्षेत्र के जो दक्षिण में है वो दक्षिण के क्षेत्र, और विदेह क्षेत्र मध्य का है। ठीक है ना। तो विदेह क्षेत्र के नीचे जो स्थिति जैसी भरत की है वैसे ही ऐरावत क्षेत्र की। जैसा हिमवन पर्वत है वैसा ही शिखरी पर्वत है, जैसा हेमवत क्षेत्र है वैसा ही हिरण्यवत क्षेत्र है। ठीक है, चार्ट में देखते जाइए। जैसा महाहिमवन पर्वत है वैसा ही रुक्मी पर्वत है। ठीक है ना। और जैसा हरि क्षेत्र है वैसा ही रम्य क्षेत्र है, और जैसा निषद पर्वत है वैसा ही नील पर्वत है। और विदेश क्षेत्र तो नहीं है जम्बू द्वीप में, ये अपने आप में एक अकेला ही है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसकी रचना होती है। इस विषय में तो हम चर्चा कर चुके हैं ना पहले भी, तो इस सूत्रों के माध्यम से भी यहाँ आचार्य देव ने बताया है। ठीक है ना। ये जो चार्ट है क्षेत्रों का विस्तार वाला चार्ट, इसमें आप देखेंगे तो आपको ये बात ख्याल में आ जाएगी ना। भरत क्षेत्र का देखो दिया ना 526 से 6/19 योजन, तो इसका डबल तो 526 से 6/19 इंटू 2, फिर उसका डबल जितना भी आएगा 526 से 6/19 इंटू 2, फिर ऐसे इंटू 2 करते जाइए, 2 से गुणा करते कहां तक, विदेश क्षेत्र तक करते जाइए। और उसके बाद फिर विदेश क्षेत्र से ऊपर के जो पर्वत क्षेत्र है सेम टू सेम वही विस्तार नीचे वालों का है। इस प्रकार से हम इन क्षेत्रों का विस्तार जानते हैं, जान लेते हैं। ठीक है। अभी जम्बू द्वीप का 190वां भाग है, उसका मतलब यही हुआ। उसका सूत्र आगे आएगा तब हम उसको देख लेंगे, है ना। अभी हमने इस प्रकार से इस चार्ट को समझा है। इन जो हमारे सूत्र हैं, 3 सूत्र जो पढ़े हैं उसको अपन ने जाना है। अब अपन कुछ भरत क्षेत्र के बारे में कुछ जानते हैं अन्य बातें, कि भरत क्षेत्र में और किस किस प्रकार से होता है, और वैसा ही सेम फिर ऐरावत क्षेत्र में कुछ रचनाएं होती है, तो उसको अपन थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए भरत क्षेत्र का एक चित्र मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे शेयर करता हूं। ये चित्र आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, भरत क्षेत्र का आपको दिख रहा होगा। ये भरत क्षेत्र का चित्र है जो पीले उसमें बना हुआ है। हाँ, और ऊपर इसमें लिखा हुआ है हिमवान पर्वत। ठीक है ना। इस हिमवन पर्वत के ऊपर पद्मद्र, इससे दोनों नदियां आपको निकलती हुई नजर आ रही है ना। पूर्व वाली गंगा नदी है, पश्चिम में सिंधु नदी है, दोनों आ रही है। और फिर नीचे की तरफ गिरते हुए फिर ये इधर बीच में एक और पर्वत नजर आ रहा है। ये पर्वत का नाम है विजयार्ध पर्वत। इस विजयार्ध पर्वत और ये 2 नदियां, इसकी वजह से देखो 6 खंड बन गए। आपको 6 भाग नजर आ रहे होंगे, म्लेच्छखंड, 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 आर्यखंड, म्लेच्छखंड। ठीक है ना। तो ये 5 म्लेच्छखंड और एक आर्यखंड। आर्यखंड जो है वो नीचे है ना, लवण समुद्र से ऊपर की तरफ, और ये अन्य म्लेच्छखंड है। इनका विस्तार अपने अपने हिसाब से जम्बू इस भरत क्षेत्र के विस्तार के हिसाब से जान लेना चाहिए। और म्लेच्छखंड में आपको वृषभगिरी नजर आ रहा है ना। वृषभगिरी की चर्चा हमने की थी कि जहां जाकर चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है। ये 6 खंड है जिसको चक्रवर्ती जीतता है। इस म्लेच्छ खंड का नाम म्लेच्छ खंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मनुष्य रहते हैं वे म्लेच्छ जाति के मनुष्य हैं, और ये आर्य खंड में आर्य जाति के मनुष्य
रहते हैं, ठीक है ना। और भी मनुष्यों के प्रकार हैं, तो वो अपन जब आगे सूत्र की चर्चा आएगी तो मनुष्य के प्रकारों को जानेंगे और कहाँ कौन रहता है। ये जो विज्यार्थ पर्वत है, थोड़ा सा अपन इस विज्यार्थ पर्वत को विस्तार से जानते हैं, जो कि भरत क्षेत्र के मध्य में है, बिल्कुल मध्य में है, और भरत क्षेत्र को दो भागों में, उत्तर भरत क्षेत्र और दक्षिण भरत क्षेत्र में बांट देता है। तो ये हमारा आर्यखंड जो है वो दक्षिण भरत क्षेत्र के मध्य में आता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो बताया था ना पूर्व में कि यहाँ भी बिल्कुल मध्य में जो है वो 12/9 योजन की विनीता नगरी या अयोध्या नगरी है ना, जो कि चक्रवर्ती की राजधानी होती है, और जहां से ही वो प्रयाण करता है ना 6 खंडों को जीतने के लिए, तो वो सारी है। ये विज्यार्थ पर्वत है। ये विज्यार्थ पर्वत चौड़ाई है ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो 50 योजन की है, ठीक है ना। और है ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 50 योजन की चौड़ाई है, लेकिन शिखर पर इसकी चौड़ाई आते आते कम हुई। ये नीचे की बात कर रहा हूं, सबसे बेस में जो इसकी चौड़ाई है वो 50 योजन की, फिर ऊपर जाकर कुछ योजन तक 50 योजन रहती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो कटनी आती है, वहां पर वो गट जाती है, जैसे सुमेरु पर्वत को जाना था अपन ने। और उसी विज्यार्थ पर्वत के नीचे जो हिस्सा है, वहीं पर दोनों तरफ गुफाएं बनी हुई है। कल पढ़ा था हमने, एक खंड प्रपात एक तरफ, तिमिस्रा गुफा है ना, गंगा के लिए खंड प्रपात, सिंधु के लिए तिमिस्रा गुफा। ये विज्यार्थ पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है वो 25 योजन है ना। भूमि से 25 योजन की ऊंचाई है। उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई इसकी कितनी है? 50 योजन। और गहराई कितनी होगी इन पर्वतों की, कि जितनी उनकी ऊंचाई है इससे 1/4 इनकी गहराई होगी। तो 25 योजन इसकी ऊंचाई है, तो 6.25 योजन इसकी गहराई धरती के अंदर होगी, ठीक है। तो अपन को तो 25 योजन की ऊंचाई ध्यान रखनी है, कि उसका अभी अपन को यहाँ पे काम पड़ेगा। तो देखिए अब क्या है कि 25 योजन की जो ऊंचाई इस विज्यार्थ पर्वत की है, तो इस विज्यार्थ पर्वत के ऊपर हम गए 25 योजन है, ऊपर हम 10 योजन तक चढ़े, तब तक इसका 50 योजन का ही विस्तार है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक जैसा ही है। जब ऊपर चढ़ते हैं इसमें तो फिर कटनी आती है, 10 योजन की कटनी आती है ना, 10 योजन की ऊंचाई पर एक कटनी आती है, ठीक है ना। वहां पर 10-10 योजन दोनों तरफ अंदर की तरफ पहाड़ कट जाता है, 10 योजन की ऊंचाई, और कटता भी 10-10 योजन है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ अगर 10-10 योजन कटेगा तो फिर कितनी इसकी चौड़ाई रह जाएगी? 30 योजन रह जाएगी, ठीक है। रचना समझना, अभी वो 30 योजन इसकी चौड़ाई रह गई, और ऊंचाई 15 योजन बाकी है अभी, क्योंकि ऊंचाई 25 में से 10 चली गई है, ठीक है, और चौड़ाई 50 में से 20 चली गई, दोनों तरफ से 10-10। फिर अपन ऊपर की तरफ बढ़े, ठीक है। ये दोनों तरफ मतलब आपको किधर समझना है? विज्यार्थ पर्वत के म्लेच्छखंड वाली साइड और आर्यखंड, मतलब उत्तर दक्षिण वाली साइड समझना। इधर ये पूर्व पश्चिम मत समझना, इधर कटनी नहीं है, इसमें उत्तर दक्षिण वाली कटनी है, ठीक है ना। फिर ऊपर की तरफ चढ़े अपन, 10 योजन और चढ़ेंगे, तो फिर वहां पर 10 योजन की कटनी, 10 योजन चढ़ेंगे, वहां फिर कटनी आएगी, यानी पर्वत अंदर की तरफ और सिकुड़ेगा। कितना? कि 10-10 योजन और सिकुड़ जाएगा अंदर की तरफ। तो जो 30 योजन की चौड़ाई थी, वो चौड़ाई कटकर कितनी रह जाएगी? 10 योजन की रह जाएगी। तो ऊंचाई कितनी बच गई अब? 5 योजन। तो 5 योजन तक ऊपर फिर एक जैसा रहता है। इसका मतलब नीचे जो इसकी चौड़ाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक की वो 50 योजन है, और सबसे ऊपर जो इसकी चौड़ाई है वो 10 योजन ही है, ठीक है ना। क्योंकि 10 योजन ऊपर चढ़े तो 20 योजन कम हो गया, 10-10 योजन दोनों तरफ। फिर ऊपर चढ़े 10 योजन, तो फिर 20 योजन फिर कम हो गया, दोनों तरफ 10-10 योजन। और फिर 5 योजन ऊपर चढ़े तो वो 10 योजन ही है ना। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था है। इस विज्यार्थ पर्वत में कौन रहता, कौन है विज्यार्थ पर्वत के अंदर? क्या है इस विज्यार्थ पर्वत की विशेषता? तो इसका नाम सबसे पहले तो सार्थकता, विज्यार्थ पर्वत के नाम की सार्थकता ये है कि अर्ध विजय का सूचक है ये। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है तो यहां तक पहुंच जाता है, इसका मतलब उसने आधा भरत क्षेत्र का विजय प्राप्त कर लिया है। तो उसके आधे विजय की सूचना देने वाला ये विजयार्थ पर्वत है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस विजयार्थ पर्वत पे जो कटनी है ना, नीचे से ऊपर जब अपन चढ़े 10 योजन, वहां पर जो 10-10 योजन की कटनी है, उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में है ना, दोनों पार्श्व भागों में। तो वहां पर क्या है? तो वहां पर विद्याधर मनुष्यों की श्रेणियां हैं, विद्याधरों की श्रेणियां, वहां पर विद्याधर मनुष्य रहते हैं। ये मनुष्य का एक, जैसे आर्य होते हैं म्लेच्छ, वैसे विद्याधर आर्यों का एक प्रकार है। तो विद्याधर मनुष्य वहां रहते हैं। वे मनुष्य जैसे ही है ऐसा, लेकिन वे कुछ विद्याओं के धारी होते हैं जन्म से ही, है ना। 3 प्रकार की विद्या उनके पास में होती है, एक साधित विद्या, कुल विद्या, जाति विद्या। साधित विद्या है जो साधना से प्राप्त करते हैं,
कुल विद्या जो उन्हें अपने पिता के कुल से प्राप्त होती है, जाति विद्या जो अपने उन्हें माता के वंश से प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार की विशिष्ट विद्याओं के धारी ये मनुष्य होते हैं। अपनी विद्या के माध्यम से कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। सुमेरु पर्वत तक भी ये जाते हैं, जा सकते हैं। विद्याधर के अपनी विद्या के माध्यम से भगवान का जो अभिषेक है उसको भी वो देख सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का इनका रहता है। जैसे हम विद्याधरों की में बात करें तो हनुमान विद्याधर थे, है ना, ऐसे ही। तो और ये इन विद्याधरों की श्रेणियां हैं। ठीक है ना, विद्याधर जो जाति के जो मनुष्य होते हैं, विशिष्ट विद्याधर जो होते हैं, उनके नगर हैं। श्रेणी मतलब सीरीज नगर बने हुए हैं एक के पास पास। ठीक है ना, तो ऐसे इनके नगर है। तो कितने कितने नगरियां हैं इनकी। तो देखिए उत्तर की तरफ, इस दिशा के उत्तर की तरफ जो श्रेणी है ना, उधर तो 60 नगरियां हैं। और जो दक्षिण दिशा की तरफ, उस सामने की तरफ जो श्रेणी है, उसके ठीक सामने की विपरीत दिशा में, वहां पर 50 नगरियां इन विद्याधरों की हैं। और उन विद्याधर नगरियों में ये विद्याधर रहते हैं। वहां पे, है ना, मंदिर है, जिनायतन है, सारी चीजें हैं। ठीक है ना, और ये विद्याधर कर्म भूमि के ही मनुष्य है। ये मोक्ष भी जाते हैं, जा सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार की रचना यहाँ होती है। और हमने सुना भी है कि जो षष्टम काल के अंत में, जब यहाँ आर्यखंड के अंदर, क्योंकि आर्यखंड में व्यवस्था है ना 1 से 6 काल की, तो ये यहाँ जब षष्टम काल के अंत में जब 49 दिनों तक अलग अलग प्रकार की बारिश होती है, तो उसमें अंत में कुछ मनुष्य के और जोड़े और कुछ तिर्यंच के जोड़े जो हैं, कुछ मनुष्य और तिर्यंच को, यही विद्याधर मनुष्य जो है अपने विद्याधर जो विज्यात पर्वत की श्रेणियां, हमने सुना विज्यात पर्वत की गुफाओं में, विज्यात पर्वत की श्रेणियों पर ले जाते हैं उन्हें मनुष्यों को, है ना, कुछ जोड़ों को, कुछ मनुष्य तिर्यंचों को। तो यही विद्याधर जो यही वो विज्यात पर्वत की श्रेणियां हैं, गुफाएं हैं यहाँ पर, उनमें ले जाकर उनका संरक्षण करते हैं। और फिर वो काल का अंत होता है, फिर नया शुरू होता है, तो वो व्यवस्था बनती है सारी। ठीक है ना, वो अपन चर्चा करने वाले हैं। आगे सूत्र भी आने वाला है, अवसर्पिणी काल वाला, तो वहां अपन इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे 6 कालों की। अब ये विद्याधर मनुष्य यहाँ रहते हैं, या इनकी बस्तियां हैं। ठीक है ना, और इसके ऊपर जब चढ़ते हैं 10 योजन, तो फिर हमें 10 योजन की कटनी है। तो वहां पर क्या है कि वहां पर देवों के निवास स्थान है। ठीक है ना, अभियोग्य जाति के देव, अभियोग्य प्रकार के देव वहां पर वे रहते हैं। और सबसे ऊपर क्या है, शिखर पर क्या है ना, 25 योजन ऊपर जाकर वहां पर क्या है, तो वहां पर विस्तार भी 10 योजन ही बचा। तो वहां क्या है, तो वहां पर 9 कूट बने हुए हैं। जैसे कि हिमन पर्वत, महाहिमन पर कूट बने हुए ना, हिमन पे 11, महाहिमन पे 8, फिर निषद पर 9, ऐसे। तो यहाँ पर भी कूट बने हुए हैं, 9 कूट बने हुए हैं। इसमें जो सबसे पूर्व का कूट है, वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय की रचना है। और अन्य कूटों पर यथा योग्य अपने अपने नाम वाले कुछ वेंतर देव और कुछ वेंतर जाति के देव देवी और कुछ भवनवासी जाति के वहां पे देव देवियों का निवास स्थान होता है। ठीक है, इस प्रकार ये विजयार्ध पर्वत जो है उसको हमने जानना है। ठीक है, इसी प्रकार के विजयार्ध पर्वत की रचना सेम टू सेम होती है कहाँ, भरत क्षेत्र के समान कौन सा है, कि ऐरावत क्षेत्र। कि ऐरावत क्षेत्र में भी ऐसी रचनाएं होती है। इतना अंतर है कि वहां पर जो कूट हैं उनके नाम अलग है, वहां रहने वाले देव जो हैं वो भी अलग है, उनके नाम वगैरह भी अलग है। इतना अंतर जानना चाहिए। ठीक है अपन को। और इसी तरह से विदेश क्षेत्र के अंदर, जो विदेश क्षेत्र है ना, प्रश्न में आया था परीक्षा में कि भाई ये भरत क्षेत्र, कुल जम्बूद्वीप में कितने विजयार्ध पर्वत हैं, तो 4 ऑप्शन दिए। वहां पे एक ऑप्शन 2 भी दिया था और एक 34 भी दिया था। तो कुछ लोगों ने 2 भी लिखा, बाकी 34 लिखा है। तो देखो 2 तो ये हो गए, एक भरत क्षेत्र का, एक ऐरावत क्षेत्र का। और विदेश क्षेत्र के अंदर 32 नगरियां हैं, 32 क्षेत्र है। तो उन 32 क्षेत्रों के अंदर कहा ना, जैसी ये रचना यहाँ बनी हुई है ना, ऐसे ही 6 खंड उस प्रत्येक विदेश क्षेत्र में बने हुए हैं। प्रत्येक विदेश क्षेत्र में 6 खंड बने हुए हैं। ठीक है ना, देखते हैं, इसमें विदेश क्षेत्र का भी दिया है चित्र, नीचे दिया है, एक मिनट, वहां से अपन को ख्याल में थोड़ा सा, ये देखिए, जैसे कि ये पूर्व विदेह है ना, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ध्यान से इस पूर्व विदेह को आप, चलो पश्चिम विदेह दिखा देता हूँ पहले मैं। पश्चिम विदेह है ना, नंबर 1 से शुरू अपन करेंगे, समझ आ जाएगा। ये देखिए कच्छा नगरी है ना, इसमें देखो ये 1 2 3 4 बने हुए हैं। ये जो दीवार सी बनी हुई है, स्टार्ट में भूतारण्य ने लिखा हुआ है ना, ये वेदिका है, ये वेदिका है भद्रसाल वन की, वन वेदिका। उसके बाद देखो, उसके बाद ये पर्वत, ये कच्चा क्षेत्र शुरू हो जाएगा, जो कि कहां तक चलेगा, ये पूरा जो ये गंभीर मालिनी नदी लिखा हुआ है ना, गंभीर मालिनी नदी,
यहां तक चलेगा और बीच में ये पर्वत है, बीच में इसके पर्वत है, ठीक है ना। इस प्रकार के पर्वत की इसमें रचना होती है, ठीक है ना। विजयार्थ पर्वत बनता है इस प्रकार से 6 खंड और 2 नदियां आती है ऊपर से और इस प्रकार की रचना होती है, ठीक है। इसमें ये विदेश क्षेत्र में इस प्रकार क्या होता है, वहां भी 6 खंड जो हैं वो बनते हैं, वहां भी 6 खंड बन जाते हैं और उनमें भी विजयार्थ पर्वत है, वहां पर इतना अंतर है, वहां भी देखिए, वहां भी जो कूट हैं, वहां के उन कूटों के नाम अलग है, वहां रहने वाले देवी देवियों के नाम भी अलग हैं। और इतना जानना कि देखिए विजयार्थ पर्वत के अंदर जो विद्याधर रहते हैं, उन्हें विद्याधरों की जो श्रेणियां हैं वो उत्तर दिशा में 60 श्रेणियां 60 नगर हैं और दक्षिण दिशा में की तरफ वाली में 50 नगर हैं। तो वहां दोनों ही दिशाओं में 55-55 नगरियां हैं, दोनों ही दिशाओं में विद्याधरों की 55-55 नगरियां हैं सारे विदेश क्षेत्रों में, जितने भी विदेश क्षेत्र हैं, क्योंकि हर एक विदेश क्षेत्र में एक एक विजयार्थ पर्वत है, तो सब जगह ये स्थिति बनती है। बाकी रचना इस प्रकार से इसकी बनती है, उनका भी जो ऊंचाई वगैरह वो सारी इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। ये कुछ विशेष विजयार्थ पर्वत जो है वो काल परिवर्तन की बात की ना, विदेश क्षेत्रों में तो कोई काल परिवर्तन होता नहीं, वहां नहीं, वहां है ना, समझ लो कि नाश होता है, प्रलय होता है, कुछ नहीं होता। वो तो केवल भरत क्षेत्र में के आर्यखंड में और विदेश एरावत क्षेत्र के आर्यखंड में व्यवस्था होती है। आर्यखंड में ये होता है, तो फिर म्लेच्छ खंड में क्या होता है, एक प्रश्न खड़ा होता है कि आर्यखंड में 6 काल का परिवर्तन होता है, तो फिर म्लेच्छ खंड में कौन सा काल रहता है, ठीक है। तो म्लेच्छ खंड में हमेशा, म्लेच्छ खंड में और विजयार्थ पर्वत में भी है ना, वहां विद्याधरों की जो श्रेणियां, वहां पर भी चौथे काल जैसी स्थिति सदा विद्यमान रहती है, चौथे काल के शुरू से लेकर अंत तक जैसी स्थिति रहती है ना। चौथे काल का शुरू से लेकर अंत, फिर शुरू से अंत, फिर इस प्रकार की स्थिति वहां पर बनती है, ठीक है ना। ये स्थिति वहां पर म्लेच्छ खंड में सर्वत्र रहती है। उसी प्रमाण में फिर वहां के जो म्लेच्छ खंड के जो मनुष्य हैं, उनकी आयु, उपभोग, वो सारी चीजें भी फिर उस प्रमाण में होती है। और आर्यखंड में तो हम जानते ही हैं कि 6 काल का भेद बन जाता है ना, पहले काल से लेकर छठे काल तक का। तो विदेश क्षेत्र में क्या होता है कि विदेश क्षेत्र के जो आर्यखंड और म्लेच्छ खंड है, वहां सदा चतुर्थ काल जैसा ही वातावरण रहता है, वहां अन्य काल भेद होता नहीं है, वहां सदा ही चतुर्थ काल जैसा एक जैसा वहां वातावरण विद्यमान रहता है। ये विदेश क्षेत्र और भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र संबंधी आर्यखंड और म्लेच्छ खंड है, और ये विजयार्थ पर्वत है जिनमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी ये सब कर्म भूमियां ही हैं। तो कुल कर्म भूमि अगर हमको निकालनी हो तो कुल कर्म भूमियां कितनी हैं जम्बू द्वीप में, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कुल कितनी जम्बू द्वीप में कर्म भूमि है, तो कैसे निकालेंगे आप, एक भरत क्षेत्र है ना, एक एरावत क्षेत्र, 2 हो गए, ठीक है, एक विदेश क्षेत्र। अगर अपन उसके खंड नहीं करते हैं, सिर्फ विदेश क्षेत्र लेते हैं, तो एक विदेश क्षेत्र, 3 कर्म भूमियां हो गई, यही कर्म भूमियां होती है ना, बाकी तो भोग भूमियां है सारी। तो भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र, ठीक है, ये तीनों कर्म भूमियां। अभी विदेश क्षेत्र के 32 भाग नहीं करना है, अभी इसमें लीजिए, और जितना जम्बू द्वीप में आएगा उसके गुणा 5 से करते जाना है, तो 3 × 5, तो कुल कर्म भूमियां कितनी है पूरे लोक में, है ना, तो कितनी है, कुल 15 कर्म भूमियां है। 2.5 द्वीप में हम कहें मनुष्य लोक में 15 कर्म भूमियां हैं, जहां से ये जीव मोक्ष पद की प्राप्ति करता है, यहाँ है ना, यहाँ उत्पन्न होने वाला जीव, ठीक है ना, यहाँ जीव पैदा होते हैं वो मुक्ति पद की प्राप्ति करते हैं। और भोग भूमियां कितनी है, अब इसको अगर अपन इसी को अगर अपन थोड़ा विस्तार कर दें 15 कर्म भूमियों का, तो विस्तार कैसे हो जाएगा कि इसका विस्तार ऐसे हो जाएगा कि भरत क्षेत्र में तो एक, विदेश क्षेत्र की एक, जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं खाली, जो विदेश क्षेत्र में भरत क्षेत्र की, ऐरावत की, जो अपने विदेश क्षेत्र का एक किया था उसके अगर 32 भाग कर दे अपन, एक एक क्षेत्र 32 क्षेत्र ले लें, तो 32 कर्म भूमियां हो गई वो, तो 32 जो 34 कर्म भूमियां जम्बू द्वीप संबंधी हो गई, तो 34 से गुणा 5 से कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 34 × 5 170 कर्म भूमियां आ जाएगी, है ना। और इन 170 ही कर्म भूमियों में एक साथ एक समय में भी तीर्थंकर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर इन 170 कर्म भूमियों में हुए थे, ठीक है ना, इस प्रकार की रचना। और भोग भूमियां कितनी हैं, तो 15 कर्म भूमि कहें या उसको विस्तृत करके
170 कर्म भूमि का है, ठीक है, एक ही बात है। अब इधर ऐसे ही अपन भोग भूमियां कितनी है, तो जम्बू द्वीप में कितनी भोग भूमियां है, देखिए कितनी भोग भूमियां है, उत्तम मध्यम जघन्य, ठीक है, और उत्तम मध्यम जघन्य। विदेश क्षेत्र में दो है ना, उत्तम उत्तर कुरु देव कुरु, और विदेश क्षेत्र के ऊपर दो ऐरावत क्षेत्र से पहले पहले, और विदेश क्षेत्र के नीचे दो भरत क्षेत्र से पहले पहले, मध्यम और जघन्य, ऐसे करके दो मध्यम, दो जघन्य और दो उत्तम, ऐसी 6 भोग भूमियां हैं जम्बू द्वीप में। तो 6 का गुणा 5 से करो तो 30 भोग भूमियां। कुल 2.5 द्वीप के अंदर कुल कितनी, 30 भोग भूमियां इस 2.5 द्वीप में, और 15 कर्म भूमियां इस 2.5 द्वीप में होती है। इस प्रकार से ये इसकी कर्म भूमियों और भोग भूमियों, हमने सुना होगा ना, कर्म भूमि भोग भूमि सुनते हैं तो उसकी रचना होती है। 458 अकृत्रिम चैत्यालय, ये भी हमने सुना है ना, कि मध्य लोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ठीक है ना, और सब मिला के कुछ 8 करोड़ कुछ है ना, वो हम गणना बाद में, अभी हम मध्य लोक के अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ अपन देखते, देखो सबसे पहले तो अपन सुमेरु पर्वत और 5 मेरु संबंधी ले लेते हैं, तो 5 मेरु पर हर एक वन के अंदर 4-4 है, ठीक है, तो 80 चैत्यालय तो वहां हो गए अकृत्रिम चैत्यालय के, पंचमेरु के 16, इसी प्रकार से 5 के 16 पंच 80 चैत्यालय तो वो हो गए, ठीक है। 80 चैत्यालय के बाद में देखिए वक्षारगिरी हमने देखी है ना, वक्षारगिरी, ये वक्षारगिरी कहां पर है, वक्षारगिरी विदेश क्षेत्र के अंदर बीच में 4-4 वक्षारगिरियां है ना, तो कुल मिला के वक्षारगिरी कितनी है, पूर्व विदेह के अंदर 4 ऊपर 4 नीचे, पश्चिम विदेह में 4 ऊपर 4 नीचे, तो वक्षारगिरी कुल कितनी, 32 वक्षारगिरी हो गई कुल। ये देखिए वक्षारगिरी यहाँ पे ये है ना, ये बीच में जो वक्षारगिरी बनी हुई है ना, बड़े बड़े पर्वत बने हुए वक्षारगिरी, 1 2 3 4 16 वक्षारगिरी हो गई ना इसमें, कुल मिला के 16, और 16 का गुणा 5 से कर लो, हर एक वक्षारगिरी पर एक एक चैत्यालय है, तो 16 पंचे 80, 80 ये और हो गए, 80 तो हो गए हमारे कहाँ के, मेरु संबंधी, 80 हो गए वक्षारगिरी, 160 चैत्यालय हो गए। अब आगे आ जाइए, 6 जो हमारे कुलाचल पर्वत है, उन 6 कुलाचल पर्वत पर भी एक एक चैत्यालय है ना, पूर्व पूर्व कूट पर, और ऐसे एक गुणा 30 से कर दीजिए, 30 कुलाचल पर्वतों पर 30 चैत्यालय, तो कितने हो गए कुल, वक्षारगिरी संबंधी 80, सुमेरु पर्वत संबंधी 80 और कुलाचल संबंधी 30, तो 190 हो गए, ठीक है ना। अब और देखिए जो विजयार्थ पर्वत है, इन विजयार्थ पर्वतों पर भी एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, तो कुल विजयार्थ पर्वत कितने हैं जम्बू द्वीप में, 34, और वैसे कुल कितने विजयार्थ पर्वत हैं पांचों में मिलाकर, 170 हो जाएंगे, है ना, 34 इंटू 5 करेंगे तो 170 विजयार्थ पर्वत संबंधी जोड़ दीजिए आप, 160 प्लस 30 190, 190 प्लस 170, 190 प्लस 170 कितने हो गए, 360 हो गए, ठीक है ना, है ना, 360 चैत्यालय हो गए। अब और देखिए, और कहां रचना बनेगी या कृत्रिम चैत्यालयों की, ये जो 4 गजदंत पर्वत हैं विदेश क्षेत्र के बीच में, सुमेरु पर्वत के चारों ओर ना 4 गजदंत पर्वत है, इसी प्रकार के 4 यहाँ है, तो गजदंत पर्वत संबंधी जो है वो 20 रचनाएं हो जाएगी, 20 मंदिर हो जाएंगे, ठीक है, तो कितने हो गए, 360 प्लस 20 380, ठीक है। इसके बाद में ये जो जम्बू शालमली वृक्ष हैं, उन जम्बू शालमली वृक्षों पर एक एक रचनाएं हैं, जम्बू शालमली वृक्षों पर भी एक एक रचनाएं बनी हुई हैं, ठीक है ना, तो जम्बू शालमली एक एक यहाँ पर है, तो 2 यहाँ हो गए, तो इंटू 5 कर दीजिए, तो 10 ये हो गए, अभी कितने हो गए, 390, है ना, 390 ये हो। अब नंदीश्वर द्वीप में आपने सुने होंगे, नंदीश्वर द्वीप में कितना कृत्रिम चैत्यालय है, नंदीश्वर द्वीप में कितना कृत्रिम चैत्यालय है, 52 अकृत्रिम चैत्यालय है, 52 अकृत्रिम चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप के अंदर, ठीक है, तो नंदीश्वर द्वीप के 52 कृत्रिम चैत्यालय वो ले लीजिए, जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 390 में से 52 और जोड़ेंगे अपन तो 440 और 442 हो गए, है ना, और फिर
11वां द्वीप और 13वां द्वीप, रुचकवर द्वीप और कुंडलवर द्वीप, है ना, इन पर भी 4-4 चैत्यालय, 4 दिशाओं में 4-4, तो 8 ये हो गए, है ना। तो कितने, 450, हमारे 450 चैत्यालय हो गए, ठीक है ना। अभी 8 और हमारे रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है ना, कहाँ कहाँ कौन कौन से, 6 कुलाचल संबंधी, है ना, बाकी वक्षारगिरी संबंधी, है ना, बाकी हाँ वक्षारगिरी संबंधी देखे हमने। इसके बाद पंच मेरु संबंधी हमने देखे, फिर जम्बू शालमली वृक्ष संबंधी हमने देखे, अकृत्रिम चैत्यालय जहां अकृत्रिम चैत्यालय की रचना है, ठीक है ना, ये देखा हमने। देखिए इसमें जो किताब पुस्तक आपके पास में है, इस किताब में भी रचना जो है वो दिए हुए हैं, तो मैं वो पृष्ठ भी आपको पढ़ के बता देता हूं, तो आपको थोड़ा पढ़ने में भी उसमें आसानी रहेगी। देखिए स्मरण में भी रहेगा, पीछे है भी सही, लेकिन थोड़ा हम ये चाहते थे कि भाई आपको जो रचना हमने पढ़ी है उसके आधार से वो समझ में आ जाए। सबसे अंत में इसमें दिया हुआ है, तीसरे अध्याय के अंत में, देखिए मैं इसमें शो भी कर रहा हूँ चित्र में, देखिए देखो ये मध्य लोक के 1831, तो मेरू पर देखा हमने 16, है ना, एक मेरू पर 16, तो 5 पर हो गए, कुलाचल संबंधी 6 हो गए, गजदंत के 4, विजयार्थ के 34, एक मेरू संबंधी मतलब, एक मेरू संबंधी मतलब सुमेरु वाला बता रहे हैं ये अपन को, एक मेरू संबंधी, जैसा एक मेरू संबंधी वैसे 5 मेरू संबंधी रचना है। वृक्षारगिरी 16 है, जम्बू वृक्ष 1, शालमली वृक्ष 1, 78 हो गए, ठीक है, 1 गुणा 5 से 390, तो ये हो गए। हाँ, ये एक हमने नंदीश्वर द्वीप के 52 देख लिए, कुंडलवर द्वीप 11वां है, और 13वां रुचकवर द्वीप, यहाँ 13 है, मानुषोत्तर पर्वत जो बना हुआ है 2.5 द्वीप के बाद, है ना, उस मानुषोत्तर पर्वत के भी चारों दिशाओं में एक एक क्षेत्र, जो 8 हमारे कम हो रहे थे वो 4 वो हो गए, और ईश्वाकार पर्वत बने हुए हैं। ईश्वाकार पर्वत कहाँ बने हुए हैं? ईश्वाकार पर्वत ये जम्बू द्वीप के बाद द्वीप कौन सा आता है? दातकी खंड, और उसके बाद द्वीप कौन सा आता है? पुष्कर, वहां बीच में ये, है ना, बने हुए हैं, जो कि पूर्व और पश्चिम में उन द्वीपों को बांट देते हैं। उन द्वीपों पर भी दो दो ईश्वाकार द्वीप, उत्तर ईश्वाकार और दक्षिण ईश्वाकार, दोनों पर्वतों पर 2-2 4 वहां बने हुए हैं। तो ऐसे करके कुल मिला के 458 अकृत्रिम चैत्यालय ये मध्य लोक के हो जाते हैं, ठीक है। पर्वतों संबंधी, वृक्षों संबंधी, मेरु संबंधी, ना द्वीप संबंधी, ठीक है। ऐसे करके 458 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। इन 458 अकृत्रिम चैत्यालय को मंदन करते हैं, और उनमें विराजमान जो 108 अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, उन भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं। और नमस्कार करते हुए चर्चा अपन आज की यहीं पर पूर्ण करते हैं। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में जो काल परिवर्तन होता है, उस काल परिवर्तन की चर्चा हम आगामी कक्षा में करेंगे। कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो आप अगली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।